नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। इसे कंप्लीट पढ़ेंगे। हमने उत्तर भारत की जो सिंधु, चेनाब, झेलम, जानी की सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनको तो हमने दिया दोस्तों, पढ़ ही लिया है पूरा कंप्लीट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। और मानसरोवर झील से दोस्तों किस किस नदी का उद्गम होता था? इसके अलावा जब मानसरोवर झील से वहां से मानसरोवर झील से ही आपका उद्गम होता था सिंधु नदी का, और मानसरोवर झील से ही सतलुज नदी का उद्गम भी होता था। तो मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर है, वहां से आपका उद्गम हो रहा है इस नदी का, ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसे तिब्बत और चाइना में बोलते हैं शापू, यानी सांगपो नदी बोला जाता है। गैस साइलेंट होता है सांगपो। इंडिया में इसे इंडिया में इसे अरुणाचल प्रदेश वाले लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। इंडिया में ये यांगयाप दर्रे से एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र, और इसे अरुणाचल के प्रदेश के लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। इसको असम, जो वहाँ असम और अन्य पूरे भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में इसकी लंबाई 917 किलोमीटर है, साथ में इसकी पूरी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और जब ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है तो वहां जाके इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और आगे जाके जमुना और जो यमुना है वो दोनों एक डेल्टा बनाती है, सुंदरबन जो उसका सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से, तिब्बत के अंदर ये मानसरोवर झील है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, जिसमें से 917 भारत के अंदर है। तिब्बत या चीन में से सांगपो कहते हैं, भारत के अरुणाचल में से दिहांग कहते हैं, और इसे अन्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इस नदी के अंदर असम राज्य में एक द्वीप है दोस्तों। द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर क्या होता है? पानी होता है और बीच में मिट्टी होती है। तो ये नदी द्वीप है, उसका नाम रखा है माजुली द्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका मतलब संसार में सबसे बड़ा है दोस्तों ये द्वीप है जो आपका, ठीक है। तो ये भी आपको याद में रखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। 2016 में इसे जिला भी घोषित किया गया है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। यानी भारत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है, नदी द्वीप ही लिख रहा है यहाँ पे, पढ़ लो। 2000 से पहले जोरहट का हिस्सा था ये, कौन? माजुली। आज माजुली अलग से एक क्या बन चुका है? जिला बन चुका है दोस्तों, ठीक है। भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसे हम सदिया ढोला पुल के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? सदिया ढोला पुल, भूपेन हजारिका का दोस्तों। ये जो पुल है काफी लंबा पुल है, और ये दो राज्यों के बीच में है दोस्तों। तो देखो आप देखेंगे, ये ढोला अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, असम के सदिया से लेके, असम के सदिया से ढोला अरुणाचल प्रदेश की जगह तक फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर, लगभग 9100 मीटर लंबा ये पुल है। और सदिया ढोला ब्रिज इसका दूसरा नाम है भूपेन हजारिका का। यह लोहित नदी पर है, और लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी लोहित नदी है। 10 किलोमीटर की समथिंग लंबाई, 9.15। और ये सदिया डोला को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। बोगी ब्रिज है एक दूसरा यहीं पर, वो धीमांजी से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, ये असम के अंदर ही है। तो धीमांजी से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है बोगी ब्रिज, ये 5 किलोमीटर के समथिंग है। यहाँ पे आप मैप देख सकते हो कि ये सांगपो झील निकली यहाँ से। ये सांगपो झील जो है ये आपकी निकल रही है कहाँ से? आप देखो मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ? तिब्बत में। यहाँ से बह के आई, और यहाँ से यांगयाप दर्रा, ये रहा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यांगयाप दर्रे से इसने एंट्री करी, और यांगयाप दर्रे से इसने जैसे एंट्री करी तो यहाँ इसमें एक नदी सहायक नदी आगे मिल गई, उसका नाम है दिहांग। एक नदी से मिल गई दिबांग, एक नदी से मिल गई लोहित इधर से आगे, और ऊपर से आगे मिल गई इसमें सुबनासरी। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे इसमें और भी कुछ नदियां मिल जाती हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र बह रही है अपनी यहाँ पे आ रही है बह के, ये देखो, ये ब्रह्मपुत्र है इस तरह से और इस तरह से। अब इसमें मिली कौन कौन? देखो दिबांग आके मिली, इधर से लोहित आके मिली, इधर से इसमें ल्यांग सी पहाड़ी नदी आके मिली, इधर से एक ये जो पहाड़ी है जाप्ता और ल्यांगसांग, यहाँ से भी एक नदी गई धनसरी, एक नदी बराक नदी, ये गई यहाँ से। और एक आपको दिख रही है ऊपर से मानस नदी, यहाँ से आपको दिख रही है सोमनासी, और यहाँ पे आपको दिख रही हो तो ये है दोस्तों तीस्ता नदी। देखो ये ब्लैक वाली, ये तीस्ता नदी इसमें आके मिल जाती है, सबके सब किसमें? ब्रह्मपुत्र में। कौन कौन सी नदी एक बार देख लीजिए, दिबांग, दिहांग, लोहित, सुबनासरी, धनसरी, और दोस्तों ये मानस और तीस्ता, ये सब किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे दिख जाएंगे आपको मैप में, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब इसको जाके दोस्तों ब्रह्मपुत्र में क्या बोलते हैं? इसको ब्रह्मपुत्र में जाके जमुना बोलते हैं दोस्तों। अभी ब्रह्मपुत्र में होगा क्या, एक गंगा नदी जो है, गंगा नदी हमें में पढ़ी नहीं है, मैं तो पढ़ाऊंगा। गंगा को बांग्लादेश में दोस्तों बोलते हैं ये पद्मा, पद्मा बोलते हैं इसे बांग्लादेश के अंदर। और जो ब्रह्मपुत्र बह के आ रही है इसे जमुना बोलते हैं। और पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं तो धारा कहलाती है मेघना, ये इंपॉर्टेंट है। मेघना बनाती है सुंदरबन डेल्टा।
अब यहाँ पे आप देख लो एक बार, लोहित जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है पासी घाटी में, और लोहित नदी को लाल अवसाद पाए जाते हैं इसलिए खूनी नदी भी बोलते हैं। लोहित नदी कहलाती है खूनी नदी। साथ में आपका रखा मेघना किसका नाम है, संयुक्त धारा का, गंगा और जमुना का। गंगा कौन है, गंगा बन जाती है पद्मा, और ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है जमुना। तो पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाती हैं, और जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब एक क्वेश्चन है जी, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी ये कौन सी है, सुबनासरी। ये जो यहाँ से निकल के आ रही थी दोस्तों, ये रही सुबनासरी, इस जगह से ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे। ये हो गई आपकी उत्तर भारत की नदियां, कंप्लीट हो गई दोस्तों, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां देख लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियों को जो उद्गम है वो वर्षा का जल यानी वर्षा के जल से बहती हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, देखो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी में तो सारी नदियां ही गिरती हैं जो अरब सागर में नहीं गिरती। तो अरब सागर की एक ट्रिक है छोटी सी, सतनल। आप एक वर्ड याद कर लो, से ते ने ले, सतनल। तो दोस्तों से साबरमती, तय से ताप्ती, न से आपकी नर्मदा और ले से लूनी। एक माही बचती है बिना ट्रिक के। तो बाकी सतनल आप ट्रिक याद रख सकते हो, सतनल, ठीक है दोस्तों, सतनल, ये ट्रिक है, से तय न ले। से से रहेगी आपकी साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, लूनी। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, माही। ये पांचों नदी दोस्तों पश्चिम की तरफ बह के अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, बहुराक्षी, स्वर्णरेखा, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी आपको ये पांच नदियां याद रखनी है कि जो अरब सागर में गिरती हैं, सतनल याद रख लो। इनके अलावा सारी नदियां गिरती हैं आपकी कहाँ पर, बंगाल खाड़ी में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी दोस्तों। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक आपको पढ़ाया था मैंने, मध्य प्रदेश के अंदर पहाड़ी थी, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोलते हैं नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की जीवन धारा या जीवन रेखा बोली जाती है नर्मदा नदी। साथ में आपको नर्मदा नदी के बारे में पॉइंट याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जाती है, और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि अरब सागर से लगी हुई है खंबात की खाड़ी, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है, साथ में भ्रंश घाटी बना के बहती है दोस्तों। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब तो मैं बताता हूँ डेल्टा और ज्वार नदमुख में फर्क क्या है दोस्तों। जब नदियां बह के आ रही हैं और वो अपने साथ जो मिट्टी लेके आ रही है, तो समुद्र में गिरने से पहले वो डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब उनकी स्पीड कम हो जाती है, और ये जो मिट्टी आई थी उस मिट्टी को छोड़ देती है समुद्र में गिरने से पहले ही, और वहां पे एक बहुत बड़ा मैदान बन जाता है जिसे हम डेल्टा का नाम देते हैं। परंतु जो नदियां भ्रंश घाटी बना के बह रही हैं, कुछ नदियां क्या करती हैं, वो ऊपर से बह के आई और समुद्र में सीधा उन्होंने स्पीड में आने के कारण एक मिट्टी गिरा दी, एक जगह पे एक गड्ढे में मिट्टी गिर गई। अब समुद्र की धारा आई, वहां से उस मिट्टी को बहा के ले गई, और फिर बाद में मिट्टी गिरी, फिर वहां से बहा के ले गई। यानी कभी वो मिट्टी इकट्ठी नहीं हो पाती, इस वजह से डेल्टा नहीं बन पाता, उसे कहते हैं ज्वार नदमुख, एस्चुरी भी बोलते हैं दोस्तों इसे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नर्मदा नदी से सारे पॉइंट, अमरकंटक से निकलती है, तीन राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी। दोस्तों भ्रंश घाटी उन्हें कहते हैं जो ऐसे मतलब कि एक घाटी का मतलब जैसे दरार बन जाए जमीन के अंदर, जमीन के अंदर एक गहरी दरार बन जाए, और इधर उधर ऊपर बेशक से आप जमीन से देख सकते हो, नीचे जमीन बह नीचे नदी बह रही हो घाटी के अंदर, वो कहलाती है भ्रंश घाटी। अब देखो 1961 में क्या हुआ, पंडित नेहरू ने सूखे क्षेत्रों में क्या करी, सिंचाई व्यवस्था करी थी मध्य प्रदेश और गुजरात में। यानी कि इस नर्मदा नदी पर दोस्तों कुछ बांध और कुछ एक योजना चलाई गई थी पंडित नेहरू द्वारा, उनको हम जान लेते हैं। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी के अंदर ही है और गुजरात राज्य में है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। इसकी ट्रिक भी है, जो सर जी हैं वो कैसे हैं, बहुत नरम है तुम्हारे सर जी, तो नरम स्वभाव के हैं सरदार, सर या फिर सरदार भी नरम स्वभाव के होते हैं, इसे याद कर लेना। और मध्य प्रदेश में दोस्तों इंदिरा सागर डैम है, पर ये अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। और सरदार सरोवर बांध की कुछ इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं कि 1961 में नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया। इसकी 161 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। मेधा पाटेकर का नाम काफी फेमस है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, मेधा पाटेकर ने, सरदार सरोवर बांध का निर्माण रोकने के लिए। अब ऐसा क्यों, इस बांध से बनाने के कारण नर्मदा नदी की जो पानी था दोस्तों वो सारा एक जगह पे इकट्ठा हो गया, जिसके कारण आगे नर्मदा नदी सूख गई थी, और इस वजह से वहाँ पे जो उसमें मछलियां जो भी वनस्पति थी वो सब खराब हो रही थी। इस कारण मेधा पाटेकर ने एक आंदोलन चलाया था, और इसमें 1985 से 1996 तक इस आंदोलन को चलाया गया। बाद में ये लिख रहा है एनवीए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उद्घाटन किया इसका मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कुछ और पॉइंट है दोस्तों, यानी कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। यहाँ तक जो पॉइंट था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब आपका मेधा पाटेकर से रिलेटेड था, ठीक है।
तो मेधा पाटेकर का क्या रोल है जी, इसने एक आंदोलन चलवाया था सरदार सरोवर बांध को रोकने के लिए। और सरदार सरोवर बांध किसने चलवाया था, बनवाया था, जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में। और कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में। तो अब बात कर लेते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी है, ये इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, 182 मीटर। और ये नर्मदा जिले के अंदर ही है दोस्तों। अब ये जो कुछ पॉइंट लगे हो ना, तवा, शक्कर, हिरन, ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तवा याद रख लेना, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी की लंबाई भी आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1312। इसमें लिखी नहीं है, फिर मैं लिख देता हूँ 1312 किलोमीटर, ठीक है जी। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की आपकी क्या है, आपकी लंबाई है। ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं, ये भी नर्मदा नदी के साथ साथ बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। बस फर्क इतना है, नर्मदा विंध्याचल से निकलती थी, ये सतपुड़ा से निकलती है। नर्मदा नदी के समांतर बहती है, यह भी भ्रंश घाटियों से ही बहती है और डेल्टा का निर्माण यह भी नहीं करती, यह भी ज्वारनदमुख बनाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों सतपुड़ा श्रेणी द्वारा अलग होती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये बिल्कुल सिंपल है। देखो आपने नर्मदा समझ ली, सेम ऐसे ही ताप्ती है। नर्मदा यहाँ से विंध्याचल से निकलती है, ये उससे थोड़ा नीचे यहाँ से निकलती है सतपुड़ा श्रेणी से, और बीच में इनके में एक सतपुड़ा श्रेणी ऐसे फैली हुई है। यहाँ पे बह रही है नर्मदा नदी, यहाँ पे बह रही है आपकी ये ताप्ती नदी, दोनों साथ साथ बह रही हैं, दोनों खंबात खाड़ी में करती हैं, दोनों ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। बात करेंगे लूनी नदी की। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वो अरावली पर्वत है राजस्थान के अंदर। इसे सागरमती भी कहा जाता है, लूनी को सागरमती भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। गोविंदगढ़ यानी कि सागरमती, इसको गोविंदगढ़ में दो धाराएं आके मिलती हैं, एक सागरमती, एक सारासुती। सारासुती और सागरमती दोनों मिलकर लूनी नदी कहलाती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट समझना चाहो तो समझ लो। जो ये सागरमती है, ये तो निकलती है अरावली श्रेणी से, और ये अरावली श्रेणी की एक पुष्कर पहाड़ी है, वहां से निकलती है सारासुती। जैसे वर्षा हो रही है तो एक धारा ऐसे बह के आ गई सागरसुती, एक ऐसे बह के आ गई सारासुती, और दोनों जहां मिली, ये मिली गोविंदगढ़ में, तो गोविंदगढ़ में लूनी नदी का निर्माण हो जाता है। और ये लूनी नदी एक ऐसी नदी है, मरुस्थलीय नदी है, यानी कि इसमें पानी कम रहता है और ये कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। मतलब एकमात्र ऐसी नदी जो मैदान में खत्म हो जाती है। देखो लूनी नदी में पानी की कमी रहती है, इस कारण कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह मरुस्थलीय नदी है। इसका मतलब एक ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसी नदी बताओ जो कि कभी गिरती नहीं है, मैदान में समाप्त हो जाती है, यानी रेगिस्तान में खत्म हो जाती है, मैदान में। तो दोस्तों ये कच्छ का रण जो गुजरात के अंदर मैदान है, वहां पर ये समाप्त हो जाती है, ग्राउंड में ही, ऐसे कहीं आगे नहीं बहती। बात करेंगे माही नदी की, तो ये विंध्याचल श्रेणी से निकल रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट इसमें खाली। भारत के अंदर ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये कर्क रेखा को 2 बार ऐसे काटती है, ये कर्क रेखा भाई यहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश से सतपुड़ा से ऐसे निकली है, और ये फिर ऊपर राजस्थान में चली गई थोड़ा सा इस तरह से। देखो ऐसे बताता हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं, ये मध्य प्रदेश से निकली यहाँ से, और एक ऐसे काट के गई दोबारा राजस्थान में, एक बार काटा इसने और फिर इसने दोबारा काटा दोस्तों, ठीक है ना। ये ऐसे काटती है, 2 बार काट देती है, पहले ये राजस्थान भी जाती है, गुजरात भी जाती है, मध्य प्रदेश भी जाती है। साबरमती, साबरमती को आपको पता होगा, ये तो साबरमती आश्रम भी था गुजरात के अंदर। तो साबरमती नदी जो है ये उदयपुर में स्थित अरावली श्रेणी से निकलती है। अब देखो लूनी नदी भी अरावली से निकल रही थी, साबरमती भी, और माही जो है वो आपकी विंध्याचल से निकल रही है। यह नदी राजस्थान और गुजरात में बहती है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक द्वारा इस नदी के अंदर अत्यधिक प्रदूषण देखा गया। साबरमती जो नदी है भारत की सबसे गंदी नदी बताई जाती है, सबसे पॉल्यूटेड नदी बताई जाती है साबरमती। इस नदी का अंत अरब सागर में हो जाता है, यानी यह भी अरब सागर में गिर जाती है। अब जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पढ़ेंगे। अभी हमने अरब सागर में गिरने वाली पढ़ी थी, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी और साबरमती। ये 5 नदी थी जो गिर रही हैं आपकी अरब सागर की तरफ। अब देखते हैं बंगाल खाड़ी में गिरने वाली जो जो नदी सबसे महत्वपूर्ण, गोदावरी नदी है। साथ में भारत की दूसरी सबसे लंबी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक जगह पर। त्र्यंबकेश्वर नासिक में महाराष्ट्र के अंदर है, और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कौन, ये त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है। ये महाराष्ट्र के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में जाएगी, छत्तीसगढ़ के बाद हैदराबाद, तेलंगाना बाद से आंध्र प्रदेश होते हुए, ये देखो ये मैप में समझाऊं, ये यहाँ पर आपकी शुरू होगी, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में जाएगी, फिर तेलंगाना में जाएगी दोस्तों, फिर आंध्र प्रदेश होते हुए ये गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी और पूरे भारत की सेकंड है, गंगा के बाद ये पूरे भारत की सेकंड है, और दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की सबसे पहली। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। दो धाराओं के रूप में ये अंत हो जाती है, एक गौतमी और एक वशिष्ठ।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इसी नदी को हमें पढ़ना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां भी आपको देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पे महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई, त्र्यंबकेश्वर नामक जगह से ये बह ही रही थी कि इसमें एक अजंता पर्वत से नदी आके मिल गई, पूर्णा। ये थोड़ा और आगे बही तो इसमें एक नदी मिल गई जाके, कौन सी, मंजरा। फिर ये आगे चली तेलंगाना से होते हुए, तो इसमें एक प्राणहिता नदी आके मिली दोस्तों, कालेश्वरम नामक जगह पर। पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा, यहाँ पे इस पॉइंट को देख लेना, पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा। पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा तीनों नदियों ने मिलकर एक नदी बनाई, प्राणहिता। और प्राणहिता इस नदी में जाके मिल गई, पूर्णा, प्राणहिता, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा। इंद्रावती इसमें आगे जाके मिली आंध्र प्रदेश में। और फिर इसमें मिली जी सबरी नदी आके। और फिर ये दो धाराओं में बट गई, किस किस, वशिष्ठ और गौतमी। और ये जाके आगे आगे जाके बंगाल खाड़ी में गिर गई। तो कृष्णा नदी पढ़ने से पहले इसकी सहायक नदी एक बार सुन लो दोबारा से। प्राणहिता लिख लेना अपनी कॉपी में। मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं पाऊंगा, बस मैं बोल सकता हूँ, प्राणहिता। पैनगंगा, वैनगंगा, पैनगंगा लिखो पहले, फिर लिखो जी वैनगंगा, वैनगंगा। फिर लिखो जी वर्धा, वर्धा, वर्धा। और फिर लिखो आप इसमें पूर्णा, पूर्णा। यही कुछ इंपॉर्टेंट है, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता। ठीक है दोस्तों। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी दोस्तों भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, यह भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल रही है। और गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकल रही थी। ये गोदावरी के समांतर ही बहती है दोस्तों। महाराष्ट्र के बाद ये छत्तीसगढ़ में चली जाती है, फिर तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में। यानी कि गोदावरी और कृष्णा दोनों साथ साथ बहती हैं, पर ऊपर गोदावरी है, नीचे कृष्णा नदी बह रही है। ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ होती हुई बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। तो यह नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर दक्षिण भारत के सबसे बड़े बेसिन का निर्माण करती है। इसे केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन जो दोनों नदियां मिट्टी से अपनी से बना देती हैं, वो केजी बेसिन कहा जाता है दोस्तों। केजी बेसिन को चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चावल बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये कृष्णा की सहायक नदी है। और घाटप्रभा, मालप्रभा, ये 4-5 नदी कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा और कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा। प्राणहिता, वैनगंगा, पूर्णा, वर्धा और बूढ़ी गंगा, ये सब किसकी हैं? ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। इन दोनों समांतर बहती हैं। दो नदी जब दोस्तों ऐसे बहती हैं तो इसमें से जो मिट्टी आ रही है वो यहाँ इकट्ठा हो रही है, इसकी मिट्टी यहाँ इकट्ठा हो रही है, तो एक सबसे बड़ा बेसिन निर्माण हो जाता है, जिसमें चावल का कटोरा भी कहा जाता है। जैसे महानदी देखेंगे दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलने वाली नदी है। इसे बहुत से बच्चे उड़ीसा समझ लेते हैं। तो जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ में स्थित सिहावा पहाड़ी से निकलती है, लिख रहा, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। नदी घाटी है, ये क्या है? इसकी इकलौती ऐसी नदी है महानदी, इसकी नदी से कोयला निकलता है, इसकी घाटी से। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से। और ये उड़ीसा में बह रही है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर जो है, उड़ीसा का संबलपुर में इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध और विश्व का भी भारत के साथ साथ सबसे लंबा बांध है, 26 किलोमीटर का। ठीक है दोस्तों। हीराकुंड बांध में देखो आप देख रहे हैं, 2 मीनार भी हैं, ऐसे मीनार खड़ी हुई है बांध में। गांधी मीनार रखा हुआ है एक नाम नेहरू मीनार रखा हुआ है। और यहाँ पे एक जो बांध है वो बांध 26 किलोमीटर लंबा है, संसार का सबसे लंबा बांध है। और इसकी भी कुछ सहायक नदी एक बार देख लेना, छठी इसकी महानदी की, शिवनाथ, पैरी, ओंग। शिवनाथ, पैरी, ओंग दोस्तों दोबारा से एक बार देख लेंगे महानदी को। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से। बहती कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में भी बहती है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में संबलपुर नामक जगह पर इसमें एक बांध बना हुआ है, और एक उड़ीसा के कटक में जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, कटक से होते हुए इसका एंड हो जाता है। देखो बंगाल ऑफ, बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, बीओबी का मतलब बे ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी में खत्म हो जाती है। कावेरी नदी दोस्तों लास्ट नदी, हम कावेरी पढ़ रहे हैं। कावेरी के बाद तो कोई बचेगी क्या? कावेरी के बाद दोस्तों कोई है नहीं, दामोदर है एक, बस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये टॉपिक। ठीक है, जलवायु पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो देख लेते हैं दोस्तों, कावेरी नदी ये निकलती है कर्नाटक से। कावेरी नदी कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां है ना भाई, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, और ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहती है। कर्नाटक होते हुए देखो दक्षिण भारत है, ये कर्नाटक, यहाँ से तमिलनाडु सीधा करके ये भी बंगाल खाड़ी में। तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक में, यहाँ से निकलती है ये। कावेरी नदी के बारे में जान लो कि बारहमासी नदी है। एक तो इकलौती ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जो बारहमासी है, क्योंकि इसको ना दोनों मानसून से पानी मिल जाता है। अब ये 2 राज्यों में बह रही है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। कर्नाटक आपको पड़ता है पश्चिमी घाट पे, तमिलनाडु पड़ता है पूर्वी घाट पे। तो ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून उठता है वो मानसून आता है, वो इसमें यानी कि गर्मियों में वर्षा कराता है, और सर्दी में इसमें पूर्वी घाट पे लौटता हुआ मानसून वर्षा कराता है। दोनों के मानसून से इसमें 12 मास पानी रहता है दोस्तों। कावेरी नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच विवादित है। इसमें दोनों राज्यों में विवाद रहता है कि हम इसका ज्यादा पानी लेंगे, हम इसका ज्यादा पानी लेंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु में 12 मासी नदी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है।
और इस कुछ है, एक पॉइंट है कि शिवसमुद्रम द्वीप है, यानी एक शिवसमुद्रम झरना है दोस्तों, वो इस कावेरी नदी पे बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। वाटरफॉल प्रोजेक्ट द्वीप जो भी तीनों तीनों शिवसमुद्रम नाम से कुछ भी हो, कावेरी नदी पर है शिवसमुद्रम। दामोदर नदी बच्ची दोस्तों झारखंड से निकलने वाली छोटा नागपुर से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह नदी हजारीबाग का पठार तथा रांची के पठार के बीच बहती है दोस्तों। ये नदी एक महत्वपूर्ण खनिजों के पठार से बहती है, इसलिए इस नदी को जीवाश्म नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण भी है, साथ साथ इसमें बहुत सारे जीवाश्म भी होते हैं दोस्तों। इस नदी के अंदर गंदा पानी होता है, जीवाश्म जो भी होंगे तो गंदा तो कर ही देंगे पानी को, और ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ज्यादा कुछ है नहीं, नदियां आपकी कंप्लीट हो गई। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ दोस्तों। रिवीजन में आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, देखो दक्षिण भारत की नदी में सबसे पहले थी आपकी गोदावरी। जो गोदावरी नदी है वो आपकी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। फिर है जी कृष्णा, वो निकलती है महाबलेश्वर, वो भी महाराष्ट्र से। दोनों के दोनों हैदराबाद एंड तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए गिर जाती है बंगाल खाड़ी में, दोनों बेसिन का निर्माण करती हैं। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को। अब दोस्तों हमने पढ़ी कृष्णा और ताप्ती। कृष्णा और ताप्ती दोनों कृष्णा नहीं, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों, नर्मदा जो है और जो ताप्ती है, ये दोनों दोनों किसका निर्माण करती हैं दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं दोस्तों, भ्रंश घाटी में से। और दोनों दोनों ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, और दोनों दोनों खंबात खाड़ी में गिर जाती हैं। लूनी माही पढ़ी हमने, लूनी माही दोस्तों, ये भी दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी। हमने ब्रह्मपुत्र पढ़ी, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी थी कौन सी दोस्तों, सुबनसिरी। और वैसे लोहित नदी महत्वपूर्ण नदी थी, लाल नदी भी कहते थे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, नदियां कंप्लीट हो चुकी हैं। उत्तर भारत की नदियां मैंने गंगा, सिंधु, ये सब मैंने पहले पढ़ा दी थी। दक्षिण भारत की आज पढ़ा दी। अगली वीडियो में मिलेंगे तुमसे जलवायु टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ तब तक तुम रहोगे एकदम झकास दोस्तों।